Good morning, students. This is Nitin Jain, your economics teacher. This time we will study presentation of data. Before discussion presentation of data in detail, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, इस डेटा को डिटेल करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेना पड़ेगा, जिससे कि ये टॉपिक हमारे को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ बन जाए। दरअसल में जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है और इसको इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ाया जाता है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही वाला क्रिएट होता है कि हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठे थे, अर्थशास्त्र। तो जब हम अर्थशास्त्र पढ़ने बैठे तो ऐसा क्यों हुआ कि हमको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाए जाने लगा, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स की स्टडी यहाँ पर होने लगी। तो दरअसल में यहाँ जो बुक आप लोगों के पास होती है, इसमें नंबर 1 पर आपको यही चीज़ पढ़ाई जाती है और इसका मतलब है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। अगर कोई पर्सन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के समय स्टैटिस्टिक्स का पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी आवश्यकता है, क्या इसकी ज़रूरत है, उस बात को स्टडी करने का काम स्टैटिस्टिक्स। दरअसल में स्टैटिस्टिक्स ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत इकोनॉमिक्स को पढ़ने के समय पड़ती है। कोई भी डेटा है, प्रोसेस करना है, जानकारी इकट्ठी करना है, इकट्ठी की गई जानकारी से कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करना है, और भी कई सारे काम स्टैटिस्टिकल डेटाज में होते हैं। तो उस सारे काम को मैथमेटिकली ड्राइव करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी, उसको प्रॉपर तरीके का वर्क करना। यानी इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा डेटा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। तो इसी के पर्पज़ से हमारे लोग स्टैटिस्टिक्स का पढ़ाई करते हैं, और इसका पर्पज़ हुआ कि स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के समय कैसे कैसे प्रकार का ज़रूरत पड़ेगा। अब ये तो हुआ सिग्निफिकेंस, यानी स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्या है और स्टैटिस्टिक्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक पर हम डिटेल बात आगे और करेंगे। आज का हमारा पढ़ाई का टॉपिक ये नहीं है। हमारा आज का पढ़ाई का टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि आगे का डिटेल। अगर हमारे पास कोई आंकड़े हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई डिटेल है, तो सामने वाले को किस तरीके से समझाएं जिससे आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से वो व्यक्ति बगैर किसी कन्फ्यूजन के हमारी बात को समझ जा पाए, उसको क्लियर हो कि आखिर विजन है क्या। तो वो तो बात समझने से पहले का एक व्यू। तो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी अगर कोई पर्सन स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के पीछे मोटिव क्या है, रीज़न क्या है, कारण क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास इसमें आता है और इसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, उस डेटा को किस तरीके से कलेक्ट किया जाए और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, इकट्ठा करने का कौन कौन सा तरीका रहेगा, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करके जानकारियाँ आपके पास आएंगी और इंफॉर्मेशन को कहाँ कहाँ से आप इकट्ठा कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। तो दरअसल में कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है वो 2 प्रकार से हो सकता है। या तो ये डेटा हो सकता है प्राइमरी, प्रारंभिक डेटा, और या फिर हो सकता है सेकेंडरी, किसी और व्यक्ति के द्वारा इकट्ठा किया गया जानकारी जो आपने अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के पर्पज से, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर लिया। तो एक तो हुआ प्राइमरी, सेकेंडरी, और दूसरा वर्किंग है सेंसस एंड सैंपलिंग। सेंसस समग्र डेटा और सैंपलिंग पूरी डिटेल में से एक छोटा टुकड़ा निकाल करके उसको ऑब्जर्वेशन चेक करना। तो यहाँ पर में कलेक्शन ऑफ डेटा हो रहा है, जानकारी को इकट्ठा किया जा रहा है। जानकारी 2 प्रकार से इकट्ठी हो सकती है। इसका एक तरीका है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। जो डेटा फर्स्ट हैंड डेटा है, अभी अब से पहले किसी भी दूसरे पर्सन ने उस डेटा को कलेक्ट नहीं किया, इकट्ठा नहीं किया, आपको जानकारी की कुछ ज़रूरत है
तो उस ज़रूरत को पूरा करने के पर्पज़ से जो एनुमरेटर या जो रिसर्चर या जो व्यक्ति रिसर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है, जानकारी कर रहा है कि क्या क्या इकोनॉमिक्स में होना चाहिए या किसी भी जगह पर होना चाहिए, तो उसके रिसर्च करने वाले पर्सन को उनकी अपनी विशेष जानकारी पर्पस के आधार पर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने का काम प्राइमरी डेटा। किसी और पर्सन ने, पहले के किसी पर्सन ने मिलता जुलता सा टेस्ट या इंफॉर्मेशन किया हुआ है, डेटा सर्च किया हुआ है, तो उनका वाला डिटेल हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो उस जानकारी को हम यहाँ हमारे पर्पस में यूज कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। यानी जो पर्सन वैज्ञानिक है, जो पर्सन रिसर्च कर रहे हैं, उनके द्वारा खुद से जाकर के इकट्ठा किया गया डेटा प्राइमरी डेटा, फर्स्ट हैंड डेटा, और जो डेटा किसी और ने पहले से इकट्ठा करके रखा था, आज वो प्रिंट किया हुआ है, पब्लिश किया हुआ है, किसी और पर्सन के पास है, तो उस जानकारी को यूज करना सेकेंडरी डेटा। लेकिन डेटा दो प्रकार से कलेक्ट होगा, एक होगा सेंसस और एक होगा सैम्पलिंग। सेंसस का मतलब होगा कि आपके पास जितना भी फील्ड है, जितना भी वेरिएबल है, जितनी भी जानकारी है, इन टोटल पूरी जानकारी को एक साथ लेकर के और उसमें से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का काम सेंसस। तो सेंसस का मतलब ये हुआ कि आप 100% कोई डिटेल को छोड़े बगैर, कोई इंफॉर्मेशन को छोड़े बगैर पूरी की पूरी डिटेल को आप एक साथ प्रोसेस करोगे, तो इस मेथड का नाम हो जाएगा सेंसस। सैम्पलिंग का मतलब होगा कि आपके पास जितना भी डेटा, जितनी भी डिटेल हैं, उस पूरी की पूरी डिटेल में से कुछ इंफॉर्मेशन को आप कंसीडर कर रहे हो और कुछ इंफॉर्मेशन को आप इग्नोर करे दे रहे हो, छोड़ दे रहे हो, वो आपने डेटा के अंदर में यूज नहीं किया, इसका नाम सैम्पलिंग। अभी 2 दिन पहले क्लास चल रही थी, एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये सेंसस और सैम्पलिंग क्लियर नहीं हुआ, इसका रूटीन लाइफ से संबंधित कोई एग्जाम्पल बताइए। तो मैंने स्टूडेंट को समझाया कि सपोज किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, उसका बुखार पिछले 15 दिनों से बराबर से ख़त्म नहीं हो रहा, पर्सन डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं, बुखार कम हो जाता है, थोड़े समय बाद दवाई का असर कम, बुखार फिर से तेज, तो परेशान। पर्सन ने डॉक्टर को बोला कि भाई हमारा तो बुखार ठीक नहीं हो रहा, आप ये दवाई दे रहे हो तो उसको परमानेंट इलाज करो, ये तो सही नहीं चल रहा। तो डॉक्टर कह रहा है ठीक है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, आप ऐसा कीजिए कि आप पैथोलॉजी जा करके ये वाला ब्लड टेस्ट करा आइए। तो डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस कर रहा है कि आप ब्लड टेस्ट करा करके आइए। पर्सन पैथोलॉजी पहुंच गया। पैथोलॉजी वाले ने पूछा कि भाई आप ब्लड टेस्ट कराने आए हो तो बाल्टी लाए हो? तो पर्सन कह रहा है कि भाई मैं तो ब्लड टेस्ट कराने आया हूं, मैं बाल्टी क्यों लाऊंगा? तो पैथोलॉजिस्ट यानी जो ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके डिटेल देंगे आपको, तो वो कह रहे हैं कि साहब मैं सारा की सारा खून निकालूंगा, उसको बाल्टी में इकट्ठा करूंगा और उसके बाद आपके लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करूंगा। तो क्या अगर किसी पर्सन का ब्लड टेस्ट होता है तो क्या बॉडी में से सारा की सारा ब्लड, सारा की सारा खून निकाल लिया जाता है, या उस पूरी बॉडी में से एक छोटा 5 ml का, 3 ml का या 10 ml का एक सैंपल लिया जाता है, एक छोटा जांच के लिए नमूना लिया जाता है? तो आपने जानकारी होगा, बहुत बार चांस पड़ता है लाइफ में, तो जैसे अगर पूरा का पूरा डाटा, अगर 100% इंफॉर्मेशन ली जा रही है तब तो मेथड हो जाएगा सेंसस, और अगर 1-2 छोटी यूनिट्स कंसीडर की जा रही हैं पूरे फुल में से, तो इसका नाम सैम्पलिंग। मान लो किसी पर्सन के यहाँ घर में कढ़ाई में या कुकर में आलू उबल रहे हैं, पर्सन ने एक आलू को चेक किया, हर एक आलू को चेक किया कि ये आलू उबल गए या नहीं उबल गए, तो इस मेथड का नाम क्या हो गया? सेंसस मेथड। और सैम्पलिंग मेथड कब होगा? जैसे मान लो कि कुकर में 15 आलू उबल रहे हैं, तो हमने 2 आलू चेक कर लिए, 3 कर लिए कि साहब ये आलू उबल गए कि नहीं उबल गए, तो इसका मेथड का नाम सैम्पलिंग। तो सेंसस का मतलब सारा की सारा डेटा एनालिसिस करना, और सैम्पलिंग मतलब उसमें से कोई पार्ट। लेकिन दोनों तरीके से डेटा कलेक्ट होता है, जानकारी आपके पास आ जाती है, इंफॉर्मेशन आ जाती है। कलेक्शन ऑफ डेटा। अब जो डेटा कलेक्ट होता है, इस डेटा को, कलेक्ट होने वाले डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को अरेंज करना, डेटा को अलग अलग करना, काम की इंफॉर्मेशन को अलग अलग व्यूज में छांटना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा।
तो डेटा को कैसे अरेंज करेंगे जिससे कि वो डेटा हमारे लिए मीनिंगफुल बन जाए, ज़रूरत पड़ने पर तुरंत से हम उस डेटा को पिक कर सकें, निकाल सकें, उठा सकें, अपने काम में इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकें। अगर वो डेटा प्रॉपर ऑर्गेनाइज होगा, अरेंज होगा, तो जानकारी तुरंत से मिल जाएगी। और अगर वो डेटा ऑर्गेनाइज नहीं होगा, सिस्टमेटिकली नहीं रखा गया होगा, एक व्यवस्थित क्रम में नहीं रखा गया होगा, तो ये इंफॉर्मेशन ढूंढना आसान नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को आसानी से अरेंज करना। अब नेक्स्ट नंबर का काम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। थर्ड नंबर पर हमारे पास में आगे का फोर्थ नंबर का काम आता है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब आपको डेटा को जो आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, उस डेटा को प्रस्तुत करना है, उस डेटा को सामने वाले को बताना है, उस डेटा को सामने वाले को समझाना है, जानकारी देना है। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यानी जानकारी, यानी कि डिटेल, यानी कि इंफॉर्मेशन को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा की जानकारी को दूसरे व्यक्ति से कहना, समझाना, बताना, जिससे कि जानकारी सुनने वाला पर्सन उसमें से कोई काम की इंफॉर्मेशन निकाल पाए, उसके लिए ये इंफॉर्मेशन उपयोगी बन जाए। तो अब बात आई कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसे होगा। तो डेटा प्रेजेंटेशन करने के दो मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। एक तो हो सकता है इसके अंदर में टेक्स्ट मेथड, यानी जो आपके पास जो मेथड है, डेटा है, वो एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में, एक लिखावट के फॉर्मेट में, एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी लैंग्वेज चलती है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जानकारी आपने लिखी है। तो ये एक प्रकार का डेटा हुआ, प्रेजेंट करना, जानकारी को दूसरे को बताना। तो टेक्स्ट के फॉर्मेट में, पैराग्राफ राइटिंग में, स्टोरी राइटिंग में, पोइट्री राइटिंग में हम जानकारी दूसरे को लिख करके दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट प्रेजेंटेशन। दूसरा आता है टेबल प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन यानी कि टेबल के फॉर्मेट में एक टेबल बना करके, जानकारी बना करके और इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। यानी कि जैसे आपने कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो जर्नल एंट्री आपने बनाई, तो जर्नल एंट्री जो आपने बनाई थी वो टेबल के फॉर्मेट में आपने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया। जैसे आपने सबसे पहले डेट का कॉलम बनाया, फिर पर्टिकुलर, उसके बाद LF, अमाउंट और अमाउंट। तो ये एक प्रकार का मैथमेटिकल जो सीधी सीधी लाइनें आपने स्केल से ड्रॉ की हैं और फिर उसके अंदर जर्नल एंट्री करी है। तो ये एक प्रकार का टेबल प्रेजेंटेशन है, जानकारी को आसानी से समझा जा सकता है। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में एक तो क्या टेक्स्ट के मेथड से इंफॉर्मेशन कर दीजिए, और एक तरीका ये है कि आप इंफॉर्मेशन को बार के फॉर्मेट में, यानी कि बार डायग्राम्स के फॉर्मेट में, और या फिर अगर आप चाहें तो इंफॉर्मेशन को पाई के फॉर्मेट में आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इंफॉर्मेशन को पाई के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। बार डायग्राम्स के अंदर में इस तरह के बार्स इसमें बना दिए जाते हैं, जबकि पाई डायग्राम्स के अंदर में इस तरीके का सर्कल होता है और इसमें इंफॉर्मेशन को ऐसे करके बांट करके हम इंफॉर्मेशन में पाई डायग्राम की डिटेल बनाते हैं। अभी इसकी डिटेल्स हम आगे अभी और पढ़ेंगे। पहले ये बेसिक बात समझ में आनी चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स की बुक में तो चैप्टर नंबर 7 तक का जो वर्क है उसमें ओरिजिनली हो क्या क्या रहा है, तो ये बेसिक बात है। सबसे पहले बुक ओपन होती है स्टैटिस्टिक्स, तो वो बताते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट हैंड रेस करता है, सर रुको। हमने कहा क्या हुआ भाई? तो स्टूडेंट कह रहा है कि सर हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठे थे, ये स्टैटिस्टिक्स बीच में कहाँ से आ गई? तो हमने बताया कि बच्चे बगैर स्टैटिस्टिक्स की जानकारी के इकोनॉमिक्स पढ़ नहीं पाओगे, समझ में कुछ नहीं आएगा, और जो समझा है वो दूसरे को नहीं समझा पाओगे। तो भारत में यूपी के अंदर में कितना वीट प्रोड्यूस हुआ, MP में कितना हुआ, आंध्र प्रदेश में कितना हुआ, और हरियाणा में कितना हुआ, पंजाब में कितना हुआ, वो डिटेल करनी पड़ेगी। GDP कितनी कितनी बन रही है राजस्थान की, पंजाब की और दूसरे स्टेट्स की या दूसरे शहरों की, इस जानकारी को करने के लिए आपको टेबुलर प्रेजेंटेशन स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। धरती से चंद्रमा पर जाना है, जुपिटर पे जाना है, मार्स पे जाना है, तो बिल्कुल संभव नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स की जानकारी के बिना ये इंफॉर्मेशन या इस जानकारी को यहाँ से वहाँ जाया जा सके या इतने लंबे डिस्टेंस ट्रेवल की जा सके। तो ये स्टैटिस्टिक्स की ताकत है। तो स्टैटिस्टिक्स के बिना इकोनॉमिक्स का पढ़ाई नहीं होगा। इसकी डिटेल्स हम आगे और पढ़ेंगे। अब आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। मान लीजिए किसी पर्सन को एक दुकान खोलनी है, एक शोरूम खोलना है, किसी पर्सन को एक दुकान का उद्घाटन करना है, तो उसको मान लो कपड़े बेचने की दुकान खोलनी है।
तो उसने क्या किया कि दुकान के अंदर में नॉर्मली 4 साइड होती हैं। एक साइड दुकान का दरवाज़ा होता है जिसमें कस्टमर आता जाता है, और बाकी की 3 वॉल्स जो होती हैं नॉर्मली, उन वॉल्स पर दुकानदार अपना दुकान का सजावट करता है सामान का, और सामान रख करके सामान बेचता है। अब ये दुकानदार की अपनी समझ है कि वो दुकान पर रखे हुए सामान को अरेंज कैसे करेगा। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का शोरूम है और वहाँ पर वो गारमेंट्स, कपड़े बेचने की दुकान खोले हुए है। तो उस दुकान के अंदर में जीन्स है बेचने का, शर्ट है, ट्राउज़र्स हैं, और इस तरीके के और भी ड्रेसेस उनके यहाँ हैं। अब जो जीन्स है उसके अंदर में कलर्स हैं, स्काई ब्लू है, नेवी ब्लू है, कोबाल्ट ब्लू भी है, ब्लैक भी है, और भी अलग अलग कलर्स हैं। और साथ ही साथ उस जीन्स में अलग अलग साइज़ हैं, जैसे कि 28 नंबर का साइज़, फिर 30 नंबर का साइज़, फिर 32 नंबर का साइज़, 34, 36, 38, 40, और ये सारे साइज़ सारे कलर्स में अवेलेबल हैं। तो बड़ा सारा सा सामान उनके पास है। अब उन्होंने क्या किया कि अपनी दुकान की 3 साइड्स में से एक साइड तो ब्लॉक बना दिया जीन्स का, और एक उन्होंने ब्लॉक बना दिया ट्राउज़र्स का, और एक ब्लॉक बना दिया उन्होंने लोअर्स का या कुर्तीज़, जो भी उनको दुकान पे रखना है उसके अकॉर्डिंग। अब उन्होंने दुकान के अंदर जो कॉलम बनाए हैं, शेल्फ बनाए हैं, उस शेल्फ में एक तो शेल्फ ऐसे करके उन्होंने डिवाइड किया, और एक उन्होंने हॉरिजॉन्टली उसमें शेल्फ बना दी। तो एक बहुत सारा सामान रखने के छोटे छोटे केबिन बन गए। केबिन में एक साइड बिल्कुल स्टार्टिंग में उन्होंने मार्क किया है साइज़। तो सबसे ऊपर लगाए 28 नंबर, और फिर लगाए 30 नंबर, और फिर लगाए 32, और फिर 34। ये उनकी दुकान का एक स्ट्रेटेजी है। अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझें तो पर्सन ने इस वॉल पर इस तरीके से अपने सामान को डेकोरेट किया है। सामान को दुकान के अंदर में शेल्फ बना करके इस सामान को इस दुकान के अंदर में इस तरीके से रखा है। तो ये वाला जो शेल्फ मैंने बनाया है दुकान पर, इसका वाला साइज़ नंबर है 28, इसका साइज़ है 30, इसका साइज़ है 32, 34 और 36, एंड आगे भी साइजेस हैं। यहाँ पर मैं जो जीन्स है, ये सपोज ये है नेवी ब्लू, आगे है स्काई ब्लू, आगे है कोबाल्ट ब्लू, और अलग अलग कलर्स यहाँ पर आगे मार्क हैं। तो ये पूरा का पूरा रैक जो इन्होंने बनाया है, ये तो बनाया है जीन्स का। ऐसे ही इन्होंने एक रैक और बना दिया आगे जा करके दूसरी वाली वॉल पर, और उसमें उन्होंने बना दिया सपोज टी शर्ट का, और नेक्स्ट वाली वॉल पे बना दिया उन्होंने लोअर्स का। तो अलग अलग साइज बन गए। अब इन साइजेस को दुकान पर सामान तुम बेचोगे और इतने सारे साइज में सामान को बेचोगे, तो सबसे पहले तुम्हें सामान अरेंज करना पड़ेगा ना। तो मालूम पड़ा कि जो जीन्स का जो ड्रेस है, ये कपड़ा हमको लुधियाना के मार्केट से सस्ता मिल जाएगा, बढ़िया मिल जाएगा, और दुकान हमारी चल पड़ेगी। तो हमने जीन्स तो खरीद ली एक जगह से, हमने ट्राउजर्स खरीदे किसी दूसरी जगह से, पानीपत से खरीद लिए, और जो थर्ड ड्रेस था वो किसी तीसरी जगह से खरीद लिया। इस तरीके से अलग अलग सामान को, जहां हमें कंफर्टेबिलिटी मिली, जहां हमें सुविधा आराम मिला, जहां रेट्स हमें रीजनेबल मिले, सामान बढ़िया लगा हमें, वहां से हमने खरीदा। कुल मिलाकर के एक ट्रक भर करके सामान हमारी दुकान के अंदर में आ गया। यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, वहाँ से भी आ गया, कलेक्शन हो गया। दुकान के अंदर में सामान आकर के उतर गया। एक ट्रक भर के सामान, करीब करीब 35-40 कार्टन सामान, एक बड़ी क्वांटिटी में सामान दुकान पर आ गया। अब कलेक्शन एक जगह से लुधियाना से हुआ, पानीपत से हुआ, इंदौर से भी हो गया, मेरठ से भी हो गया, अलग अलग जहाँ कपड़े की बड़ी मार्केट है वहाँ से हमारे यहाँ पे सामान आ गया। तो ये तो हुआ कलेक्शन, यानी जानकारी का हमारे पास आना। अब जिस समय पर हमारे पास ये सामान आया था, ट्रक में से सामान उतर रहा था, उस समय अलग अलग कपड़े के बड़े बड़े बंडल्स उतर रहे थे। ठीक उसी समय पर एक पर्सन आया। उस पर्सन ने ये कहा कि साहब आपकी कपड़े की दुकान है, सामान आपके यहाँ आ चुका है, तो आप ऐसा कर दीजिए कि मेरे लिए 32 साइज में और मेरे को एक ब्लू कलर का जीन्स दे दीजिए। हमने कहा भाई देख, ऐसा है कि अभी तो ये पूरा का पूरा सामान ट्रक में से उतर रहा है, और इसमें ट्राउज़र कौन से वाले बंडल में है, या टी शर्ट कौन से बंडल में है, और कौन से में ग्रीन है, और कौन से में ब्लू है, और कौन से में ब्लैक है, ये हमें खुद नहीं मालूम। और साथ में हमें ये भी नहीं मालूम कि साइज़ कौन सा वाला कहाँ लगा हुआ है। तो हम तुम्हें अभी कोई सामान नहीं दे पाएंगे। इस समय पर दुकानदार के पास में कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ मटेरियल दुकान पे है या नहीं है। दुकान पे कलेक्शन हो चुका है, सामान आ चुका है, लेकिन सामान के आ जाने का मतलब ये नहीं है कि आप सामान को दूसरे लोगों को डील कर पाओगे। अब आपने क्या किया कि सामान को डील करने के डेटा को ऑर्गेनाइज किया।
डेटा को ऑर्गेनाइज किया मतलब जैसे अभी हमने शेल्फ की बात की थी यहाँ पर, तो अलग अलग कॉलम्स और अलग अलग ड्रॉ किए थे, तो शेल्फ बनाए थे। तो हमने 28 का साइज पहले वाले ब्लॉक में, और उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो साइज था, जैसे 28 का साइज हमारे पास एक ब्लॉक में बन गया, और उसके बाद से हमारे जो आगे के साइजेस थे उसमें नेक्स्ट का साइज था 30 और 32, और यहाँ पर था ब्लू, और यहाँ पर था ब्लैक, और यहाँ था नेवी ब्लू, और अलग अलग कलर्स कोडिफिकेशन में हमने इस चार्ट को बनाया, और इन कपड़ों को यहाँ पर हमने ड्रेस कर दिया, इन कपड़ों को दुकान के अंदर लगा दिया। अब ये कपड़े हमारी दुकान के अंदर में अलग अलग कॉलम, अलग अलग कैबिनेट्स में रख गए। इसका मतलब सामान हमारा ऑर्गेनाइज हो गया, हमारा सामान सिस्टमेटिकली रख गया, हमारा सामान सही सही जगह पर आ गया। अब तुम्हें क्या लगता है कि अब अगर दुकान पर कोई ग्राहक आएगा और वो आकर के ये पूछेगा कि साहब मेरे को जो है 32 नंबर का ब्लैक कलर का जीन्स चाहिए, तो हम उसको तुरंत से 1-2 सेकंड्स के अंदर दुकान में से सामान दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? अब हमारा सामान कलेक्टेड होने के साथ साथ इन शेल्फ में रखे जाने की वजह से, इन नंबर्स के अकॉर्डिंग अरेंज होने की वजह से, इस कलर्स के अकॉर्डिंग अरेंज होने की वजह से दुकान में रखा हुआ सामान दुकानदार को 1 सेकंड में मिल जाएगा, और सामान दुकानदार तुरंत से कस्टमर के हाथ में हैंड ओवर कर सकता है। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। डेटा को ऑर्गेनाइज हुआ है, सामान को चारों तरफ से मंगा लेना, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा है, जानकारी है, मैथमेटिकल नंबर्स हैं, इंफॉर्मेशन है, तो वो डेटा है। और दुकान का जो सामान है, मटेरियल है, गुड्स है, वो अपने आप में इंफॉर्मेशन कलेक्शन, गुड्स कलेक्शन। लेकिन तरीका वही चलने वाला है, अब होगा ऑर्गेनाइज, सामान को सिस्टमेटिकली दुकान के अंदर में रखना। अब पूरी दुकान भर गई, दुकान के अंदर सामान लग गया, और सामान को सिस्टमेटिकली अलग अलग जगह पर हमने अरेंज कर दिया। अब दुकान में सामान अरेंज हो गया, तो अब हमने दुकान का शटर खोला, दुकान का इनॉग्रेशन हुआ, दुकान की शुरुआत हुई, और अब कस्टमर को दिखाने के लिए हमारी दुकान प्रेजेंटेबल, हमारी दुकान कस्टमर को सामान दिखाने के लिए, बताने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए अब हमारी दुकान तैयार है या नहीं है? हमारी दुकान अब तैयार है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में सबसे पहले था कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा आ गया, सेकंड नंबर पे हम डेटा को हमने ऑर्गेनाइज किया, और अब हमारी दुकान कस्टमर को सामान बेचने करने के लिए तैयार, प्रेजेंट करने के लिए सामान तैयार। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स में होता है, लेकिन यहाँ गुड्स नहीं होता, यहाँ पर डेटा होता है। सबसे पहले डेटा कलेक्ट होता है, डेटा आपके पास आ जाता है। डेटा कलेक्ट करने के 2 तरीके बने, एक बना प्राइमरी, एक बना सेकेंडरी, एक बना सेंसस, एक बना सैंपलिंग। प्राइमरी फर्स्ट हैंड डेटा है, जबकि सेकेंडरी सेकेंड हैंड डेटा है। सेंसस कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करना, और सैंपलिंग एक टुकड़े में इंफॉर्मेशन को डिटेल करना। सेकंड नंबर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, सिस्टमेटिकली पैटर्न में रखना। नेक्स्ट नंबर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंट करना। लेकिन यहां पर डेटा को प्रेजेंट करने के तरीके में टेक्स्ट फॉर्मेट होगा, यानी पैराग्राफ राइटिंग फॉर्मेट होगा, और एक होगा टेबुलर प्रेजेंटेशन। मैंने आपको जनरल एंट्री का एग्जाम्पल दिया, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। टेबुलर प्रेजेंटेशन में कई सारे टाइप्स हैं, हम इसकी डिटेल आगे करेंगे। इसके बाद आता है बार डायग्राम और पाई डायग्राम। तो बार डायग्राम का मतलब है कि आपके पास जो डिटेल्स हैं, आपके पास जो जानकारियां हैं, एक बार के फॉर्मेट में, इस तरह के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को आप प्रेजेंट करते हैं। अब जब आप इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे और वो जानकारियां बार के फॉर्मेट में प्रेजेंट होंगी, तो कौन कौन से टाइप के बार्स इसमें बनेंगे और कौन से पैटर्न्स इसमें रन और वर्क करेंगे, इस पर आपको अभी और ध्यान देना है कि ये जानकारियों में ये बार्स किस किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले जो इस समय हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर, वो हम बात करते हैं बार डायग्राम। तो बार डायग्राम किस तरीके से बनेगा? बार डायग्राम के अंदर में सबसे पहली चीज आती है, वो आता है सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम जो बनाए जाते हैं, सिंपल बार डायग्राम जो बनाए जाते हैं, उन वाले बार डायग्राम्स के अंदर में एक बिल्कुल अलग अलग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। एक डिटेल या एक ईयर से कंसर्निंग केवल और केवल कोई एक जानकारी ही इसमें प्रेजेंट की जाती है, इसमें और आगे की कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसके अंदर मार्क नहीं होती है। यानी एक चीज़ से संबंधित एक इंफॉर्मेशन को आप इसके अंदर में प्रेजेंट करते हो। जैसे यहाँ पर आपके पास जानकारी आई है और इसमें लिखा गया प्रोडक्शन ऑफ राइस इन ईयर। तो ईयर्स हैं, वो डिटेल्स यहां पर आ रही है। तो ईयर का डिटेल है 2002
टू 2005, 2002 से 2005 के बीच में कितना प्रेजेंट हुआ, 2005 से लेकर के और 2008 के बीच में कितना प्रेजेंट हुआ, 2008 से लेकर के 11 के बीच में कितना प्रेजेंट हुआ, और 2011 से लेकर के 2014 के बीच में कितना प्रेजेंट हुआ, और साथ में आगे में डिटेल्स और हैं। तो यहाँ पर दे रहे हैं आउटपुट, यानी कितना कितना आउटपुट जनरेट हुआ है, तो उस आउटपुट के डिटेल है। 2002 से 2005 के बीच में जो प्रेजेंट हुआ था, ये हुआ था 300 टन्स, यहाँ पहुँच गया ये 350 टन्स, और यहाँ पहुँच गया 350 का 420 टन्स, और यहाँ पर 400 अपनी जगह बना रहा। तो ये एक प्रेजेंटेशन है, एक सिंपल इन्फॉर्मेशन है, एक हर एक ईयर गैप से कंसर्न यहाँ पर ये डिटेल हमारे पास मार्क है। अब यहाँ पर हम सिंपल बार डायग्राम बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे इस पर फोकस करेंगे। इस बार डायग्राम को बनाने के लिए ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है, ये हमारे पास में परमानेंटली वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस, और ये कोऑर्डिनेट 0 पॉइंट, ये हमने बार की लाइनें ड्रॉ कर ली। अब हम यहाँ से अपना स्केलिंग फिक्स करेंगे। तो स्केलिंग फिक्स करने में स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है खास बात का, कि जैसे आपके पास ग्राफ का स्पेस यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतने बड़े एरिया का आपके पास ग्राफ है, इतना बड़ा ग्राफ पेपर आपने यहाँ पर वर्किंग करने के लिए यूज़ किया। तो जो भी आप ग्राफ पेपर यूज़ कर रहे हो, इस ग्राफ पेपर का 70%, 70%, इस ग्राफ पेपर का 70% जो पोर्शन है, ये आपके पास जरूर से यूज़ होना चाहिए। ग्राफ पेपर जो आप यूज़ करोगे, इसका 70% पोर्शन जरूर से आपका इस्तेमाल होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अब जैसे हमारे पास यहाँ पर था 300, यहाँ था 350, यहाँ था 420, और यहाँ था 400। तो इस ग्राफ को हम कैसे बनाएं जिससे हमारे बिल्कुल सही सही नंबर आए, और हम किंक टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे और इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर में जो डायग्राम बनना है, इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन 300 से लेकर के कम से कम इंफॉर्मेशन 300 और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन 420 तक की है। तो देखा जाए तो हमारे पास जो नंबर्स हैं, तो सबसे छोटा नंबर 300 और सबसे बड़ा वाला नंबर 420 का नंबर है। तो इस नंबर्स में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डिटेल मार्क करें, जैसे कि हमने एक डिस्टेंस ये वाला लिया, एक और पॉइंट मार्क कर लिया, आगे एक और फिर एक और फिर एक और इसी तरीके से हम हाइट्स वाइज इस डिस्टेंस को मार्क कर रहे हैं। तो मैंने गिने नहीं है, देखते हैं कितने पॉइंट हम पे मार्क हो पा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लगभग 8 पॉइंट का स्पेस मार्किंग पॉइंट्स हमारे इसमें आ रहे हैं। तो इन 8 पॉइंट पर हमको 120 यूनिट मार्क करनी है, क्योंकि सबसे छोटा नंबर हमारे पास 300 है और सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 400 है। तो हमारा काम आसान है। अब हम क्या करेंगे कि 20 यूनिट्स का मार्जिन लेके चलेंगे। तो कैसे चलेंगे, जरा ध्यान देने की टॉपिक है। अगर हमारे पास ये 8 पॉइंट हैं और हमको 20 यूनिट्स लेने हैं, तो देखा जाए तो 8 पॉइंट में 20 यूनिट्स के स्पेस के अकॉर्डिंग हमारे पास केवल 160 पॉइंट हो पाएंगे, जबकि हमको हाइट में कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम 420 तक। तो कैसे करके ग्राफ बनेगा, ये टेक्निकल बात है, इस पर आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर में 20 यूनिट्स का मार्जिन लेने वाले हैं, तो 0 से लेकर के फर्स्ट वाली पॉइंट को हम लिख देंगे 20, यानी ये जो मार्जिन है ये 20 हमने बता दिया कि इतना जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्टेंस को हम 20 का डिस्टेंस मान रहे हैं, 20। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर में हम एक लाइन को बीच में से ब्रेक करेंगे, और इस लाइन को ब्रेक करके इसमें 2 लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। दिस इज कॉल्ड किंक, KINK, किंक। किंक का मतलब होता है कि ये जो डिटेल थी वो यहाँ से 0 पॉइंट से थी और यहाँ से ऊपर तक की हाइट चल रही थी, तो यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन खाली है, यूजलेस, तो हमने उसको कैलेंडर की तरीके से रोल कर दिया, जानकारी की तरह मोड़ दिया। तो यहाँ से हमने, ये तो 20 का पॉइंट था, यहाँ से हमने किंक बना दिया, बीच की इंफॉर्मेशन काट दी। तो यहाँ से आगे शुरुआत हमारी कहाँ से हुई, तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई है 280, 280 से हमने शुरुआत करी, क्योंकि हमें पहुँचना है 300 तक, जान पूछ के मैं 280 ले लिया। अब यहाँ से आगे 20 नंबर का मार्जिन लेंगे, तो ये हो जाएगा 300, यहाँ पर हो जाएगा 320, यहाँ हो जाएगा 340, यहाँ हो जाएगा 360, 380, यहाँ पर हो जाएगा 400, और यहाँ आगे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 420, जो हमारे लिए मैक्सिमम हाइट थी, और इस हाइट को हमने इस तरीके से ड्रॉ किया। अब यहाँ से आगे हमारे पास में ये वाले नंबर्स हैं, तो इसको तो हमारे पास ईयर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर एक ईयर हमने यहाँ मार्क कर लिया, और इसको हम मार्क कर रहे हैं 2002 से लेकर के 2005। ऐसे ही अगला ईयर मार्क किया, तो ये हो गया 2005 से लेकर के
2008। ऐसे ही अगला ईयर एक और लिया, ये हो गया 2008 से लेकर के 2011। ऐसे ही लास्ट हमने मार्क किया 2011 से लेकर के और 2014 तक। तो ये हमने नंबर को जानबूझ के इस तरीके से लिख दिया है। ये डिज़ाइन है, आप जैसा मर्जी करें वैसा लिख सकते हैं। अब इस नंबर में हाइट वाइज हमें आगे चलना है, तो यहाँ पर 2002 से 2030 चलना, 300 हाइट है। आप स्केल से वर्किंग करेंगे ज़्यादा एक्यूरेट ग्राफ आएगा। तो यहाँ पर मैं ये हमने एक प्लॉटिंग करी और इस जानकारी में हमारा बार जो है इस हाइट को यहाँ स्टैंड कर रहा है। 300 की हाइट आ गई भाई, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 300 का लेवल डिजर्व करती है। अब है 2005 से 2008 350 की हाइट आनी है, तो 350 यहाँ इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे और इस जानकारी में 350 जो है वो यहाँ तक की डिटेल आ जाएगी। सेकंड नंबर की हाइट है 420, बिल्कुल हाईएस्ट पीक पॉइंट आएगा और यहाँ तक की हाइट हमारे पास ग्राफ पर आ जाएगी और इस जानकारी में बार हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर देगा। स्टूडेंट्स, मैंने ये ग्राफ अभी मैनुअल बनाए हैं, आप ध्यान देंगे सारे ग्राफ एक जैसी थिकनेस की बनेंगे, मोटाई सबकी बराबर आएगी सारे ग्राफों की, और साथ साथ लाइन आप स्केल से ड्रॉ करेंगे। मैंने किसी कारण से अभी मैनुअली ड्रॉ कर दिया सिर्फ समझाने के लिए। नेक्स्ट नंबर पे 2011-14 है, इसको 400 की हाइट देनी है, तो 400 की हाइट यहाँ तक का हाइट आएगा और इसको इस तरीके से आप ड्रॉ करके और इस लाइन पर आप नए ग्राफ यहाँ बना देंगे। तो ये हमारे पास बार डायग्राम्स हैं और इसमें हर ईयर के लिए एक एक इन्फॉर्मेशन दी गई। इस डायग्राम को सिंपल बार डायग्राम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार डायग्राम के अंदर में जो डिटेल्स मार्क हैं उसमें किसी एक ईयर के रिलेटेड या ईयर्स के सेट के रिलेटेड यहाँ पर एक जानकारी प्रेजेंट करने को दी गई। दिस इज कॉल्ड सिंपल बार डायग्राम। साधारण वाला बार है, दंड आरेख है, सीधा सीधा आरेख है, एक इंफॉर्मेशन एक ईयर के लिए इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई। सेकंड नंबर पर इसमें आता है और इस बार डायग्राम में सिंपल बार डायग्राम से आगे नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास इसमें नेक्स्ट एक और टर्म आती है और इसका नाम हो जाता है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम का मतलब आसान है, पहले तुम इसको इरेज करना पड़ेगा जरा सा। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन को यहाँ से हटा दिया और अब मुझे इस जानकारी में मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है। तो कितना कितना बार डायग्राम कैसे बनेगा मल्टीपल डायग्राम वो मैं समझाता हूँ। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन को ही चेंज कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास में नई जानकारी है। अब मान लो मल्टीपल बार डायग्राम सेकंड नंबर का, तो अगर हमको यहाँ पर में मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है तो ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पर है डिटेल ईयर और सपोज जो ईयर हैं ये है 2005, 2010, 2015 और 2020। ये तो ईयर का मार्किंग है। अब इसके बाद इसमें जानकारी आती है कि राइस का प्रोडक्शन कितना कितना हुआ है यहाँ पर और सेकंड नंबर पर वीट का प्रोडक्शन कितना कितना हुआ है। राइस का प्रोडक्शन कितना और वीट का प्रोडक्शन कितना वो डिटेल्स आगे कह रहे हैं। तो 2005 में जो राइस प्रोड्यूस हुआ, सपोज ये प्रोड्यूस हुआ सपोज 100 टन्स, यहाँ प्रोड्यूस हुआ 120 टन्स, यहाँ हुआ 150 टन्स और यहाँ हुआ 180 टन्स। लेकिन जो वीट था वो प्रोड्यूस हुआ है सपोज दिस इज 60 टन्स, दिस इज 50 टन्स, दिस इज 80 टन्स एंड दिस इज 100 टन्स। तो किसी इकोनॉमी के अंदर में, किसी एरिया के अंदर में, किसी क्षेत्र में अब हमारे पास एक ईयर से संबंधित दो इंफॉर्मेशन या दो से ज्यादा जानकारी वीट, राइस, मेज और भी दूसरी क्रॉप्स कितनी कितनी प्रोड्यूस हुई है वो डिटेल्स अवेलेबल। तो अब की बार हमारे पास किसी एक ईयर के लिए एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन है। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल बार डायग्राम, यानी विविध जानकारियां, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, आसानी से बन जाए, कोई कठिनाई नहीं। यहां पर हमने फिर से एक ग्राफ बनाया, ग्राफ पेपर। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ ईयर मार्क किए तो ये वाला ईयर था 0, तो इसको मार्क कर लिया 2005, इसको मार्क कर दिया 2010, इसको मार्क कर दिया 2010, इसको मार्क किया 2015 और इसको मार्क किया 2020। तो अलग अलग 4 ईयर हमने मार्क कर दिए। अब यहाँ से राइस हमें प्रेजेंट करना है, तो राइस की वैल्यू 100 है। ये वाली वैल्यू को हमने लिया है, सपोज यहाँ पर में हमने लिया इसको वैल्यू को प्रिंट करने के लिए 30। ये वाली हाइट हमने कंसीडर कर ली 60। अब की बार की हाइट है 90
ये वाली हाइट है 120, ये वाली हाइट है 150 और अब की बार की ये वाली हाइट है 180, एक और नंबर बना दिया 210। तो यहाँ हमारे पास ये नंबर्स हैं। अब इस नंबर में राइस जो था वो 2005 में 100 था, तो 100 की हाइट के लिए हमने राइस को 100 मानते हुए यहाँ से इस वैल्यू में एक बार ड्रॉ किया और 100 की वैल्यू के लिए राइस का एक बार हमने बना दिया। यहाँ हमने राइस को इस तरह की लाइनों से प्लॉट किया है, आप इसे कलर भी कर सकते हैं। इस ईयर में जो वीट प्रोड्यूस हुआ था वो 60 टन प्रोड्यूस हुआ था, तो वीट को हमने बराबर से एक ग्राफ और बनाया और वीट को हमने ऐसे करके प्लस प्लस का साइन बना दिया, तो ये वीट को प्रेजेंट कर रहा है, दोनों डेटा सामने। सेकंड नंबर का ईयर आया 2010, 120 की हाइट है, तो 120 की वैल्यू को रिफ्लेक्ट करने के लिए 120 पर एक हमने बार बनाया यहाँ पर, और सेकंड नंबर पे एक बार और बना दिया 50 की हाइट पर, तो 50 की हाइट हमारी यहाँ पर आ गई, तो 50 की हाइट यहाँ आ जाएगी। पहले की तरीके से जो डिज़ाइन हमने वीट राइस के लिए रखा है वही रखेंगे, और जो वीट के लिए रखा है वो डिज़ाइन अभी भी मेंटेन करेंगे। तो यहाँ जो डिटेलिंग्स हमारे पास मार्क हो रही है, उस डिटेलिंग में हम लोग ये बात शो करने का कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रेजेंट किस तरीके से करने हैं। थर्ड वाला ईयर है 2015 है, 150 का वैल्यू है, तो 150 की हाइट की बात देख लेंगे। 15 वाले ईयर में 150 का हाइट यहाँ आ रहा है, तो 150 की हाइट के अकॉर्डिंग ये वाला एक ग्राफ हमने बना दिया, और पहले के वाला ही डिज़ाइन राइस के लिए बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखना है, और वीट के लिए अब की बार हाइट ज़्यादा है, 18 सिर्फ 80 है, इस हाइट के अकॉर्डिंग हमने वीट का मार्क पहले की तरीके से प्लस वाला साइन ये ले लिया। जरूरी नहीं है कि वीट के लिए प्लस ही लिया जाए, जो आपकी मर्जी करे वो ले सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 20 है, 180 की मैक्सिमम हाइट है, तो 180 की हाइट पर हम यहाँ मार्क करेंगे और इस मार्किंग पर ये वाला एक प्लॉट कर लेंगे, और पैरेलली 100 का हाइट और भी है, तो 100 की हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर से ये हमने मार्क कर दिया। ये जो डिटेल्स बन गए, इसका नाम मल्टीपल बार डायग्राम्स हैं, और मल्टीपल बार डायग्राम को अगर ये 2 की जगह 3 इंफॉर्मेशन भी होती तो उसको भी हम सेम इसी पैटर्न पर प्रेजेंट करते। स्टूडेंट्स, दिस टाइम we learn simple bar diagram as well we learn for multiple bar diagram। यानी अगर आपके पास दंड आरेख यानी कि आपके पास बार डायग्राम्स हैं, तो इसमें सिंपल यानी बिल्कुल साधारण वाला एक ईयर के लिए एक जानकारी, और मल्टीपल एक ईयर के लिए एक से ज़्यादा जानकारियों वाले ग्राफ को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये जानकारी को मैंने आपको समझाया। आगे का जो डिटेल है उसमें और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको कवर अप कर लेंगे। So thanks students for watching this video. Please subscribe this and use this information and spread this information for the necessary one। मैंने बहुत बार इस चीज़ को लगातार ऑब्जर्व में कर रहा हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, उनके पास किताबें नहीं हैं और कई जगह पर ट्यूशन फीस का प्रॉब्लम भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये फ्री क्लासेस एक तरह से मिल रहा है, और आपको चाहिए कि आप इस जानकारी को जो लोग भी ज़रूरत में हैं उनके साथ तक शेयर करें, जिससे कि वो बच्चे भी इसका बेनिफिट उठा सकें और उसको भी इस नॉलेज का जानकारी का हेल्प मिल जाए। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, प्लीज शेयर दिस, यूज दिस, कंटिन्यूसली हेल्पफुल। थैंक यू स्टूडेंट्स।